रही है। लेकिन इस दौरान राष्ट्रपति पुतिन के खास सेशन कमांडर रमजान कादिरोव ने एक सनसनीखेज ऐलान किया है। दरअसल कादिरोव का ये ऐलान एक धमकी की शक्ल में दुनिया के सामने आया है। कादिरोव ने यूक्रेन सरकार को ये धमकी दी है कि बहुत जल्द उसके लड़ाके राजधानी कीव में बैठी सरकार को दस्तक देने वाले हैं। कादिरोव की धमकी का सीधा सा मतलब ये है कि राजधानी कीव की जंग एक बार फिर शुरू होने वाली है। दोनेत्स्क में चल रही भीषण जंग। ओलेनिव्का जेल हमले का विवाद गहराया। हमले में मारे गए थे 53 युद्धबंदी। ज़ेलेंस्की ने खाई बदले की कसम। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 5 महीने से भीषण जंग जारी है और इन 5 महीनों के दौरान यूक्रेन में कुछ भी नहीं बदला है। यूक्रेन के अलग अलग शहर आग उगलती मिसाइलों और गोलाबारी के धमाकों से गूंज रहे हैं। चारों तरफ तबाही और बर्बादी का मंजर नजर आ रहा है। यूक्रेन के दोनेत्स्क प्रांत में रूस की सेना के हमले बदस्तूर जारी हैं, लेकिन इस दौरान 29 जुलाई को दोनेत्स्क प्रांत की ओलेनिव्का जेल पर एक ऐसा हमला हुआ जिसने हर किसी को थर्रा दिया। दरअसल जिस वक्त ओलेनिव्का जेल पर यह हमला हुआ उस वक्त उसमें अज़ोव बटालियन के सैकड़ों युद्धबंदी मौजूद थे। इन सैनिकों ने मई 2022 में रूस की सेना के सामने सरेंडर किया था। रूस के मुताबिक इस हमले में 53 युद्धबंदी मारे गए और 75 गंभीर रूप से जख्मी हो गए। हमले के वक्त ओलेनिव्का जेल में 200 युद्धबंदी मौजूद थे। इससे पहले हम आपको इस हमले पर उठे विवाद के बारे में बताएं। आपको ओलेनिव्का जेल पर हुए हमले के बाद की तस्वीरें दिखाती हैं। ये तमाम लाशें उन युद्धबंदियों की हैं जो इस हमले में मारे गए। बेंच पर रखे ये टुकड़े उस मिसाइल के हैं जिसके धमाके से ओलेनिव्का जेल में तबाही मची। ये ओलेनिव्का जेल का वो हिस्सा है जहां धमाका हुआ था। इस कमरे की हालत देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मिसाइल ब्लास्ट के बाद यहाँ कितनी तबाही मची होगी। धमाका इतना जबरदस्त था कि यहाँ कैद युद्धबंदियों को भागने तक का मौका नहीं मिला। आइए अब आपको ओलेनिव्का जेल की सैटेलाइट तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें जेल पर हुए हमले से पहले की हैं और हमले के बाद यहाँ कैसी तबाही हुई वो तस्वीरें तो आप पहले ही देख चुके हैं। चूंकि दोनेत्स्क के इस इलाके पर रूस कब्जा कर चुका है, लिहाजा हमले के फौरन बाद रूस ने यूक्रेन पर यह आरोप लगाया कि उसने जानबूझकर ओलेनिव्का जेल पर हमला किया। इतना ही नहीं, रूस का यह भी आरोप है कि यूक्रेन की फौज ने ओलेनिव्का जेल पर अमेरिका से मिले हाई मार्स रॉकेट सिस्टम से हमला किया और अपने आरोप को साबित करने के लिए रूस की सेना ने उस मिसाइल के टुकड़ों को भी बतौर सबूत संभाल कर रखा हुआ है। В результате намеренного ракетного удара 29 июля из американской системы залпового огня «Хаймерс» по следственному изолятору в районе населенного пункта Еленовка киевским режимом убита и покалечена большая часть из находившихся там 193 военнопленных украинцев. По уточненным на утро 30 июля данным, в результате ракетного удара погибли 50 украинцев. Останки 48 военнопленных украинцев были обнаружены. ये तो था सिक्के का एक पहलू। आइए अब आपको सिक्के के दूसरे पहलू से भी रूबरू कराए देते हैं। रूस के आरोप पर यूक्रेन का कहना है कि रूस ने अपने वॉर क्राइम्स को छिपाने की गरज से खुद ही ओलेनिव्का जेल पर हमला किया और यहाँ कैद युद्धबंदियों को जान से मार दिया। यूक्रेन के आरोप के मुताबिक रूस पूछताछ के नाम पर युद्धबंदियों को टॉर्चर कर रहा है, लिहाजा उसने इन कैदियों पर जानते बूझते हमला किया है।
यूक्रेन का कहना है कि उसकी फौज ने ओलिवका झील पर कोई रॉकेट या मिसाइल हमला नहीं किया, क्योंकि यूक्रेन की सेना के निशाने पर सिर्फ और सिर्फ रूस की सेना के ठिकाने हैं। लिहाजा वो रूस के कब्जे वाले इलाकों में किसी नागरिक या फिर रिहायशी इलाकों पर गोलाबारी नहीं कर रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने ओलिवका जेल पर हुए हमले को नरसंहार करार देते हुए कहा कि अब पूरी दुनिया को रूस को एक आतंकी देश घोषित कर देना चाहिए। Всі докази цього злочину окупантів будуть зібрані, всі винні, хто погоджував, хто організовував, хто підривав цих людей, хто знав про це. Всі вони будуть знайдені, але все ж таки цього зараз замало. Обов'язково мають бути і юридичні кроки з боку світової спільноти по відношенню до держави-терориста. Недостатньо лише засудження на рівні політичної риторики за це масове вбивство. दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच ओलिवका जेल पर हुए हमले का विवाद इतना गर्मा चुका है कि रूस ने इस हमले की जांच के लिए संयुक्त राष्ट्र और रेड क्रॉस को आमंत्रण दिया है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र की एक टीम ओलिवका जेल पर हुए हमले की जांच के लिए तैयार है और वो दोनेत्स्क जाकर इस हमले की रिपोर्ट तैयार कर उसे सौंपेगी। अज़ोव रेजिमेंट के कमांडर ने यूक्रेन को धमकी दी है कि यूक्रेन का हर नागरिक ओलिवका जेल पर हुए हमले में मारे गए अज़ोव सैनिकों की मौत का बदला उनसे लेगा। लेकिन इस बीच ओलिवका जेल में मारे गए अज़ोव रेजिमेंट के युद्ध बंदियों के कमांडर ने एक सनसनीखेज ऐलान कर डाला। रूस और यूक्रेन के बीच ओलिवका जेल हमले का विवाद अब बहुत आगे निकल चुका है। इतना आगे कि इस हमले में मारे गए अज़ोव रेजिमेंट के कमांडर ने इस हमले के लिए जिम्मेदार लोगों को ढूंढकर उनके किए की सजा देकर उन्हें अंजाम तक पहुंचाने की कसम खाई है। Ми знайдемо їх, де б вони не перебували, на окупованих територіях України, в Росії чи в третіх країнах. Україна як держава забезпечить справедливе покарання. Добу вони брехали про українську армію, а сьогодні підтвердили свій злочин з заявою посольства. Я хочу нагадати Путіну, який особисто несе відповідальність за цей воєнний злочин. सिर्फ इतना ही नहीं, अज़ोव रेजिमेंट के कमांडर ने रूस को धमकी देते हुए कहा कि अब यूक्रेन का हर नागरिक ओलिवका जेल पर हुए हमले में मारे गए अज़ोव सैनिकों की मौत का बदला उससे लेगा। Росія думає, що вбила Азов, стратила, але Азов тепер вся країна. Кожен українець буде мстити. ओलिवका जेल पर हुए हमले पर रूस और यूक्रेन दोनों ही देश एक दूसरे पर संगीन आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इस दौरान इस जंग में शरीक के किरदार ने भी एक सनसनीखेज ऐलान कर दिया। रमजान कादिरोव, यूक्रेन जंग में शामिल वो किरदार जिसका नाम सुनते ही लोग दहशत से कांप उठते हैं। चेचन कमांडर कादिरोव को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का वफादार माना जाता है और उसके बारे में कहा जाता है कि एक बार पुतिन कादिरोव से जो कह दें तो कादिरोव हर काम छोड़कर बस उसे पूरा करने में लग जाता है। दरअसल चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने भी एक वीडियो जारी कर एक सनसनीखेज ऐलान किया है। इस वीडियो में चेचन लड़ाकों को एक बार फिर कीव में जंग के लिए ट्रेनिंग लेते दिखाया गया है। कादिरोव के ऐलान के मुताबिक उसके चेचन लड़ाके कीव कूच के लिए तैयार है, यानी मतलब साफ है कि राजधानी कीव में जंग एक बार फिर शुरू होने जा रही है। इतना ही नहीं, इस वीडियो के साथ साथ कादिरोव ने यूक्रेन सरकार को भी एक धमकी दी है। कादिरोव की धमकी के मुताबिक अपने सुनहरे दफ्तरों की गर्म कुर्सियों पर बैठे कीव के कुलीन वर्ग को पता होना चाहिए कि योद्धा जल्द ही उनके दरवाजे पर दस्तक देंगे, जिनके दिल आपके आपराधिक आदेशों के कारण गुस्से से भरे हुए हैं। 8 साल से आप जो कर रहे हैं उसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। इस बारे में आप कोई शक नहीं कर सकते।
यही नहीं, कादिरोव ने यह भी कहा है कि चेचन लड़ाके रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आदेश के बाद यूक्रेन के किसी भी हिस्से में जंग लड़ने के लिए तैयार है। उनके फरमान के मुताबिक उनको परिणाम मिलेगा और इसको कोई भी नहीं बदल सकता। हम रूस के साथ हैं। कादिरोव के इस ऐलान का एक ही मतलब निकलता है और वो ये कि यूक्रेन में जंग अब और भी भीषण होने वाली है। दोनेत्स्क में चल रही जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने वहां रह रहे यूक्रेन के नागरिकों से एक अपील की है। दरअसल दोनेत्स्क में चल रही जंग में रूस की सेना की भीषण बमबारी के बाद राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने दोनेत्स्क के नागरिकों से वो इलाका फौरन खाली कर देने की अपील की है। Урядове рішення про обов'язкову евакуацію з Донецької області є. Все організовується. Повне супроводження, повна допомога і логістична, і виплати. Потрібно тільки рішення від самих людей, які досі його не ухвалили для себе. Їдьте, ми допоможемо. Ми не Росія. Саме тому для нас кожне життя має значення, і ми будемо використовувати усі доступні можливості, щоб врятувати якнайбільше життів і щоб по максимуму. फिलहाल 5 महीने से जारी रूस और यूक्रेन के बीच जंग के रुकने के आसार नहीं दिख रहे हैं और अब जब चेचन कमांडर कादिरोव ने कीव कूच का ऐलान कर दिया है तो मतलब साफ है कि अब कभी भी कीव की जंग दोबारा शुरू हो सकती है। यानी अभी ये जंग लंबी खिंचने वाली है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, संजय राउत की आज कोर्ट में पेशी होगी। संजय राउत जो कि इस वक्त ईडी की गिरफ्त में है, 11:30 बजे संजय राउत को कोर्ट में पेश किया जाएगा। पीएमएलए कोर्ट में संजय राउत की पेशी होगी और आपको बता दें कि कल दिन भर चले पूछताछ के बाद देर रात संजय राउत को ईडी ने गिरफ्तार किया था। आज ईडी की कोशिश ये रहेगी कि उन्हें रिमांड में लिया जाए। तो 11:30 बजे पीएमएलए कोर्ट में संजय राउत को ईडी की तरफ से पेश किया जाएगा। पात्रा चावल घोटाला मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के इस मामले में दिन भर चले पूछताछ के बाद संजय राउत को ईडी ने कल गिरफ्तार किया। आज तक और इंडिया टीवी को पछाड़ न्यूज़ 18 इंडिया बना भारत का नंबर 1 न्यूज चैनल। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। देश के सबसे बड़े मंच पर देश के सबसे बड़े चेहरे नितिन गडकरी, धर्मेंद्र प्रधान, स्मृति ईरानी, भूपेंद्र यादव, अनुराग सिंह ठाकुर, अश्विनी वैष्णव, गजेंद्र सिंह शेखावत, ज्योतिरादित्य सिंधिया, मनसुख मांडविया, पुष्कर सिंह धामी, मनोज सिन्हा। अमृत रत्न आजादी के 75 साल का जश्न कल दिन भर न्यूज़ 18 इंडिया पर। उससे दुगना वहां एक दिन में ही बरस गया। यही नहीं, शारजा समेत यूएई के कई शहरों में 1978 के बाद इतनी बारिश हुई। इसी वजह से कई इलाकों में लोगों को बाढ़ जैसे हालात का सामना करना पड़ा। जबकि यूएई को अपने रेगिस्तानी मौसम के साथ बहुत गर्मी और हल्की ठंड के लिए जाना जाता है। वहां आमतौर पर इतनी बारिश होती नहीं है। लेकिन इस बार आसमानी आफत को देखते हुए कई शहरों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसका मतलब है कि खतरा अभी टला नहीं है। मौसम अभी और भी खतरनाक रूप ले सकता है। तेज बारिश के साथ तूफान आने की भी संभावना जताई गई है, जिससे भारी नुकसान हो सकता है। वहीं यूएई के मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग भी इस मुसीबत की एक बड़ी वजह हो सकती है, जिस कारण वहां के मौसम में इतना बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। इस बीच जर्मनी के हैनोवर शहर में सार्वजनिक जगहों पर गर्म पानी की सप्लाई बंद कर दी गई। ब्रिटेन के अखबार डेली मेल ने यह दावा किया कि यह फैसला इसलिए किया गया है ताकि क्योंकि रूस से यूरोप भेजी जा रही गैस की सप्लाई में लगातार कटौती की जा रही है, जिससे जर्मनी में रिकॉर्ड ऊर्जा संकट खड़ा हो गया है। इसी संकट से निपटने के लिए जर्मनी के हैनोवर शहर में सार्वजनिक इमारतों, स्विमिंग पूल, स्पोर्ट्स हॉल और जिम में गर्म पानी की सप्लाई नहीं करने का फैसला लिया गया। बिजली बचाने के लिए सार्वजनिक फव्वारे भी बंद किए जा रहे हैं। टाउन हॉल और म्यूजियम जैसी इमारतों पर भी रात के समय लाइट नहीं जलाई जाएगी। मतलब ये कि सर्दियों से पहले ही जर्मनी ठिठुरने लगा है। हालांकि इस वक्त जर्मनी में भीषण गर्मी पड़ रही है, लेकिन आने वाली ठंड से बचने के लिए उसने उपाय ढूंढने शुरू कर दिए हैं। क्योंकि जर्मनी ये समझ चुका है कि उसे रूस से अब ज्यादा दिनों तक गैस नहीं मिलने वाली और इसी वजह से वो घबराया हुआ है।
रूस से गैस नहीं मिलने की हालत में उसकी अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। और सर्दियों में जर्मनी के जमने का खतरा भी बढ़ जाएगा। असल में जर्मनी में बिजली गैस से बनाई जाती है और सर्दियों में घरों को गर्म रखने के लिए बिजली की भारी डिमांड होती है। लेकिन यूक्रेन जंग की वजह से रूस ने न सिर्फ जर्मनी बल्कि पूरे यूरोप के लिए गैस सप्लाई रोकने का मन बना लिया है। इसी वजह से जर्मनी ने अपनी ऊर्जा खपत को 15% तक कम करने का लक्ष्य रखा है। इसके तहत सार्वजनिक इमारतों को हर साल अप्रैल से सितंबर के अंत तक गर्म नहीं किया जाएगा, जबकि बाकी के महीनों के लिए कमरे का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रहेगा। यहाँ तक कि हैनोवर शहर में सर्दियां आने तक पोर्टेबल एयर कंडीशनर और हीटर जलाने पर भी पाबंदी लगा दी गई है।